चौधरी का अल्ताफ हुसैन। और एक कहानी आज अजीब हम ये भी दिखाएंगे कि इंसानी नुमा भेड़िया क्या होता है। और गंदा है पर धंधा है में एक और धंधा पकड़ा गया है। वो किस चीज का है ये भी बताएंगे। एमक्यूएम क्या इशरतुल इबाद के मामले में खामोश नजर आ रही है? आफाक अहमद साहब क्या नया करने वाले हैं? और फिर जमाते इस्लामी को याद क्यों नहीं आई? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सारे मार्के सर कर लिए। और फिर उसके बाद की बड़ी अहम खबर यह है कि अब कौन करेगा रहनुमाई। ये भी बड़ी बात है तहरीक इंसाफ के हवाले से। अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। इससे पहले कि मैं अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करूं, आप सबसे हमेशा दरख्वास्त करता हूं कि जनाब अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन 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 सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइए। हम अपने मिशन से बहुत ही करीब नज़र आते हैं। आइए सबसे पहले मैं आपको कहानियां अगर सारी बताना शुरू करूं और क्या क्या किस किस तरीके से हुआ है, उससे पहले हम आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाते हैं। आइए इस वीडियो को ज़रा सा गौर से देखें। ये इंसानी नुमा भेड़िया है जिसे वॉरवुल्फ कहा जाता है। अब ये वॉरवुल्फ जिसे कहते हैं, ये वॉरवुल्फ क्या वाकई में इंसानी नुमा भेड़िया कोई मौजूद है? क्या इसके बारे में साइंस क्या कहती है और चीज़ें क्या कहती हैं? अगर आप ज़रा गौर से तहकीक कीजिए, और हमने इस हवाले से एक तफसीली वीलॉग भी किया हुआ है, अगर आप उसे गौर से देखेंगे तो इंसानी नुमा भेड़िया कोई भी हकीकत में ऐसा मौजूद नहीं है कि जो इंसान का रूप धार कर भेड़िया बन जाता हो। मगर यहाँ पर इंसानों के अंदर की एक फितरत है जो आम तौर पर उसे फिल्मों तक लेकर जाती है, और जो उसकी अंदर का इंसान कब कब भेड़िया बन जाता है और भेड़िया कब इंसान बन जाता है, इसका दारोमदार उसके हालात पर होता है। कहा जाता है कि हर शख्स के अंदर एक ना एक भेड़िया ज़रूर छुपा होता है, सिर्फ मौके का इंतज़ार कर रहा होता है। हुकूमत या इक़्तिदार वो इंसानों को तो यहाँ दी जाती है, लेकिन उसके अंदर का छुपा हुआ भेड़िया किस वक्त सामने आ जाए इसका कोई भी किसी भी वक्त नहीं कह सकता। अगर वो आपको नज़र आएंगे जब अपोजिशन में होंगे तो कहेंगे कि जनाब हम इस मुल्क के अंदर कोई भी खून खराबा नहीं चाहते, और वो कहेंगे कि हर शख्स को आज़ादी इजहार होगा, हर शख्स को आरामदेह तमाम सहूलियात मैसर होंगी, और पाकिस्तान के अंदर हर शहरी को जीने का बराबर हक होगा, हर शख्स को बराबर की मौके मिलेंगे। लेकिन जहां उसे मौका मिलता है और जब उसके पास ताकत आती है तो ना किसी को आज़ादी इजहार मिलता है। 76 साल इस मुल्क को बने हुए हो चुके, लेकिन अब तक बुनियादी इंसानी हुकूक जो होते हैं वो यहाँ पर मुयस्सर नहीं आ सके। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये कही जाती है कि ये इंसान कब भेड़िया और भेड़िया कब इंसान बन जाता है, इसका तसव्वुर मुमकिन नहीं है। आम तौर पर दास्तानों में अगर आप देखें तो ये आपको नज़र आएगा कि ये इंसान भेड़िए का रूप उस वक्त इख्तियार करता है कि जब चांद पूरा निकला हुआ हो, और उसके बाद वो शिकार पर निकलता है, और लगता यूं है कि बाकी महीने के तमाम दिन वो भूखा रहता है। मगर यहाँ पर जो इंसानों के अंदर भेड़िए मौजूद हैं वो हर जगह से लूटते रहते हैं, घसीटते रहते हैं और यही काम करते रहते हैं। इसी के हवाले से हमने सिलसिला शुरू किया है कि गंदा है आइए आज के गंदा है पर धंधा है में हम आपको बताते हैं कि इस मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ा धंधा गाड़ियों का भी है, और वो गाड़ियों का धंधा यहाँ पर जितना गंदा है
उसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। पाकिस्तान के अंदर कवानीन के मुताबिक जो गाड़ियाँ इम्पोर्ट की जाती हैं वो आम तौर पर वही बेनिफिशरी इम्पोर्ट करते हैं कि जिन्हें खुद वो गाड़ी चाहिए होती है। इस हवाले से एक बहुत बड़ा फ्रॉड होता है, और वो फ्रॉड किस तरीके का होता है मैं ये आपको बता रहा हूँ। और आप ज़ाहिर है यहाँ तो सबकी गंगा बहती है, तो आप भी उस गंगा में हाथ धो लीजिएगा। लेकिन होता क्या है कि ये गाड़ियाँ जब इंपोर्ट होती हैं तो उन्हें एक सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है, और वो सर्टिफिकेट कहलाता है PRC। ये जो PRC का सर्टिफिकेट होता है, इसकी बेसिस पर आप गाड़ियां यहां पर अपने इस्तेमाल के लिए मंगवा सकते हैं या आपके पास आ सकती है। ये PRC सर्टिफिकेट कहलाता है प्रोसीड रियलाइजेशन सर्टिफिकेट, यानी कि आपके पास वो सर्टिफिकेट जो बैंक देगा। अब बैंक ये सर्टिफिकेट क्यों देता है और किस तरह से देता है ये आपको बताता हूं, और फिर अभी कौन से 4 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है और ये धंधा किस तरीके से चल रहा है ये आपके सामने पेश करते हैं। आइए, अगर बाहर से कोई गाड़ी भेजता है या आप बाहर से कोई अपने इस्तेमाल के लिए बाहर मौजूद है और वो बाहर यहाँ पाकिस्तान में गाड़ी भेजता है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि ज़ाहिर है पैसे तो उसने वहाँ पर भरे हुए हैं, और वो कहता है मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ, मेरी पाकिस्तान के अंदर फैमिली रहती है और फैमिली के तहत मैं एक गाड़ी जो है वो पाकिस्तान भेज रहा हूँ। जब वो गाड़ी पाकिस्तान भेजता है तो पेमेंट तो ज़ाहिर है वो वहाँ पर कर चुका होता है, लेकिन अब मामला ये होता है कि अगर उसे यहाँ पर उसका टैक्स भी अदा करना है। टैक्स अदा करने के लिए ज़रूरी ये होता है कि ये रेमिटेंस यानी कि जहाँ से भी आई है वो उसका पर्सनल अकाउंट यहाँ से हो कि जिसकी बुनियाद पर वो टैक्स प्रोवाइड करे, या उसकी बीवी या रिलेटिव्स या फैमिली ब्लड का किसी का यहाँ अकाउंट होना चाहिए कि जिससे वो वहाँ पर पेमेंट करेगा। इससे जो ये पेमेंट उस अकाउंट से की जाती है उसे आम तौर पर यहाँ पर PRC कहा जाता है। ये एक सर्टिफिकेट बैंक प्रोवाइड करता है। बैंक जब इसको प्रोवाइड करता है तो प्रोवाइड देने के बाद बैंक इसे लेकर जाता है जनाब जो कोई भी क्लियरिंग एजेंट आपके पास होता है उसके पास, और क्लियरिंग एजेंट बाद में ये कस्टम हुकाम को जमा करवाता है और फिर वो गाड़ी वहाँ से ले सकता है। ये PRC जो है वो बैंक से अक्सर ये शिकायत मिलती है कि ये जनाब ये PRC जाली बनाए जाते हैं। अब जाली PRC दिए जाते हैं। आपको याद होगा कि अभी जो दहशतगर्दी गाड़ी का वाक़या हुआ, जो गाड़ी खरीदी गई थी, जो कराची में बम धमाका हुआ, उसमें भी जो गाड़ी खरीदी गई थी उसमें 71 लाख रुपए जिस बैंक में आए उसने, उसका जो मैनेजर था उसने 2 लाख रुपए रिश्वत ली थी। बिल्कुल सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी हुआ है। यहाँ एक बड़ा मारूफ बैंक है और बैंक ने बाकायदा यहाँ पर उसका जो एम्प्लॉय है उसने एक जाली सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया, यानी PRC प्रोवाइड किया, जो बाद में एक मुखबरी हो गई। अब हमारे यहाँ पर जो मुखबरी भी होती है वो उस वक्त होती है कि जब पैसे ना मिले हों, एक तस्वुर तो यही है ना। तो यहाँ पर कस्टम के एक डिपार्टमेंट होता है जिसे कहते हैं अप्रेजमेंट डिपार्टमेंट। ये अप्रेजमेंट डिपार्टमेंट मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट के होते हैं। जो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की अप्रेजमेंट है, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की जो अप्रेजमेंट डिपार्टमेंट है उसने FIR दर्ज की जिसमें यह कहा गया कि ये जाली PRC दिया गया है, और इसमें जिसके नाम आ रही थी, जो कंसाइनी था, जो बैंक का एम्प्लॉय था, और ख़ास तौर पर जो क्लियरिंग एजेंट था, उसके ख़िलाफ़ एक FIR दर्ज की गई। और उसमें कहा गया कि डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का भी जो अप्रेजमेंट डिपार्टमेंट है उसने बड़ा काम किया। ये एक गाड़ी नहीं आ रही, मैं आपको अब इसका पूरा, ये तो एक पकड़ी गई ना, ये पकड़ी गई, और शायद इसमें कोई और मामला होंगे, किसी की मुखबरी हुई होगी या लेन देन का मामला होगा। इस वक्त कराची शहर के अंदर इस तरीक़ेकार से बेतहाशा गाड़ियां आ रही हैं और जो बाद में यहाँ पर बेची जा रही हैं। पिछले दिनों में जो गाड़ियों की कीमतों में इजाफा हुआ है उसके बाद जो इम्पोर्टेड गाड़ियाँ हैं वो उसकी कीमतें भी ज़ाहिर है आसमानों को छू रही है, लेकिन ये गाड़ियों की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में उतनी नहीं बढ़ी जितनी पाकिस्तान के अंदर बढ़ी है। अब उसकी वजह से ये बड़ा एक फ़ायदेमंद बिज़नेस हो चुका है, और इसमें पूरी एक चेन काम करती है कि किस तरीके से बैंक से PRC हमें लेना है, किस तरीके से क्लियरिंग एजेंट इसको करेगा, कंसाइनी कौन है, इसमें किसके नाम पर आ रही है, और कस्टम कहाँ कहाँ पर आंखें बंद करता है। लेकिन ये काम धंधा अपने उरूज पर है। अभी ये एक केस पकड़ा गया, मेरे पास उस बैंक का नाम भी है, उस बैंक के मुलाजिम का नाम भी है, मेरे पास उन 4 लोगों के भी नाम है कि कौन सा लॉ ऑफिसर था और उसके नीचे कौन सा ऑफिसर था, ये सारी डिटेल्स मेरे पास मौजूद है। लेकिन ज़ाहिर है मैं आपको सिर्फ इस वक्त बता रहा हूँ, गंदा है पर धंधा है, मेरी ज़ाती मामलात किसी के साथ नहीं है, तो ये एक धंधा यहाँ पर चल रहा है। अब आइए दूसरी खबर की तरफ, और दूसरी बड़ी खबर हम आपको देते हैं।
दूसरी बड़ी खबर यह है कि इशरतुल इबाद साहब का जिस तरीके से यहाँ पर प्रचार चल रहा है, और कोई उन्हें इस्टेब्लिशमेंट की बी टीम कहता है, कोई कहता है कि जनाब ये लंदन की बी टीम है, कोई कहता है ये MQM की बी टीम है जो MQM पर कब्जा करेगी। खैर, इन सब खबरों के बावजूद ज़ाहिर है अगर आपका हिस्सा जा रहा होता है तो हिस्सा जाने की सूरत में ये ज़रूर होता है कि भाई आपको हर सूरत में पकड़ा कोई सामने वाली पार्टी रोकती है। अब सामने वाली पार्टी, पहले तो ये होता था कि कोई भी ग्रुप बन रहा होता तो उसे रोकने के लिए ख़ास इंस्ट्रक्शंस आती थी, तो ग्रुप नहीं बन पाता था, लेकिन अब ये ग्रुप बन रहा है। क्या इस ग्रुप को रोकने की कोई कोशिश हो रही है? अगर हम ये कहते हैं कि जनाब ये लंदन का ग्रुप है मिसाल के तौर पर, तो उसे रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश होगी, पाकिस्तान के मुख्तरा हल्के से रोकेंगे। और अगर ये ग्रुप जो है वो MQM का ग्रुप, बल्कि अगर हम इसे कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का ग्रुप है, तो यकीनी तौर पर जो लोग इस वक्त उसकी बी टीम है, तो जो दीगर लोग उसे रोकने की कोशिश करेंगे। तो बहरहाल क्या इसे इस वक्त रोकने की कोशिश की जा रही है? हमने इस हवाले से कुछ डिटेल्स ली हैं और कुछ मालूमात ली हैं। कुछ लोग तो शायद ये समझ रहे हैं कि जनाब ये ख़तरा नहीं है, कुछ लोग समझ रहे हैं कि जब वो मज़हर अब्बास साहब ने लिखा है कि अगर रोबोट की जगह कोई और दूसरा रोबोट तैयार किया जा रहा है तो उस पर कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अभी कुछ दिनों से हमें ये इत्तलात मिलना शुरू हुई है कि वो लोग के जो इन्हें ज्वाइन कर रहे हैं उन्हें मुख्तलिफ फ़ोन्स कॉल्स आना शुरू हो चुकी हैं, और बाकायदा अब मुख्तलिफ़ जगहों से मुख्तलिफ़ मराहिल के लिए अंदर आ रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई मुक़तदरा क़ुव्वतें हैं या कोई और सियासी जमातें, लेकिन मुख्तलिफ़ जगहों से अब इनकी पूछ गुछ का अमल शुरू हो चुका है। जब तक इन्हें बिल्कुल सीरियस नहीं लिया जा रहा था, और लेकिन जब से इन्होंने ये एक प्रोग्राम किया है अपने ऑफिस के अंदर, उसके बाद से अब इन्हें सीरियस लिया जाने लगा है कि ये आखिर खेल क्या है। उस वक्त तक तो ये समझा जा रहा था कि सिर्फ इशरतुल इबाद अपनी एंट्री के लिए कोशिश कर रहे हैं, कोई ओहदा मिल जाए या कोई और मामलात मिल जाए, लेकिन अब जो है वो ये देखा जा रहा है कि भाई इसको ज़रा सा सीरियसली कान लगा कर देखा जाए, सुना जाए, क्या मामलात किया जाए। तो उस हवाले से अब MQM पाकिस्तान भी खामोश नहीं है, MQM लंदन भी खामोश नहीं है, कोई भी खामोश नहीं है, और कोई मुक़तदरा लोग भी खामोश नहीं। अब वो इस पर गहरी निगाह रख रहे हैं, कौन कौन लोग जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, क्या सहूलियात हैं, क्या प्लान है, सब कान खड़े कर अब इसको सोचने लग गए हैं। ये मैं आपको अंदर की खबर दे रहा हूँ जो मेरे पास इत्तलात मौसूल हुई है। अगली खबर और अगला अहम नुक्ते की तरफ आते हैं। उसके बाद एक और बड़ी खबर हमने ये आपको देनी थी कि जनाब पाकिस्तान कराची शहर की 10 सीटों पर बल्दियाती इलेक्शन हुए, हैदराबाद में भी इलेक्शन हुए। हैरत अंगेज़ तौर पर आप कहिए कि लांढी, कोरंगी और मलीर की सीटें जो है वो इस बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिल गई, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पर काफ़ी खुश भी है कि जनाब चलिए हमने तो बड़ा काम कर दिया और इस बार बड़ी हो गई। अलबत्ता PTI के मुतल्लिक ये तस्वुर किया जा रहा था कि वो जिस तरीके से उसने वोट बैंक उठाया था उस तरीके से बल्दियात का भी वो वोट उठाने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्योंकि इलाकों की सियासत ज़्यादा होती है और ज़िमनी इलेक्शन है, सारे ज़िमनी इलेक्शन में वोटर को निकालना एक बड़ा मसला होता है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चंद सौ वोटों से सही लेकिन बहरहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यहाँ पर अक्सरियत हासिल कर ली है। हैरत अंगेज़ तौर पर जमात इस्लामी से बड़ी तवक्कुआत की जा रही थी कि जमात इस्लामी यहाँ पर कोई बड़ा सरप्राइज़ देगी, लेकिन जमात इस्लामी कोई बड़ा सरप्राइज़ नहीं दे सकी, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हाफिज़ नईमुर रहमान साहब जब तक कराची में थे तो बहुत ज़्यादा एक्टिव प्ले करते थे, लेकिन उनकी जगह जो नए साहब आए वो उस तरीके से एक्टिवली प्ले नहीं करते। हाल बताओ उन्होंने हस्ब मामूल इलेक्शन के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि जनाब बहुत ज़्यादा धांधली हुई है, बहुत ज़्यादा मामलात हुए हैं। और तीसरी बात जो है वो तहरीक इंसाफ के हवाले से, तहरीक इंसाफ भी कोई बड़ा कारनामा यहाँ पर अंजाम नहीं दे सकी, इतनी अच्छे नंबर्स वो नहीं ले सकी। अलबत्ता उन्होंने हैदराबाद में एक वाइस चेयरमैन की सीट जीतने में वो कामयाब हो गए, और वो बड़ी अहम जगह है, और वो वाइस चेयरमैन की सीट वहाँ से लेना, और MQM क्योंकि बिल्कुल MQM ने वहाँ से बाकी जगहों से तो इलेक्शन लड़ा था, लेकिन हैदराबाद में इलेक्शन MQM की जगह पर किसी और का वहाँ पर आ जाना, और वो बड़ी MQM की पक्की सीट तस्वुर की जा रही है। तो MQM वहाँ से अपनी जगहें ज़ाहिर खोती हुई महसूस हो रही है, उनकी चीज़ें उस तरीके से यहाँ पर मिल नहीं रही है। अब आइए अगली खबर की तरफ, और अगली खबर जो है वो सब लोग ये कह रहे हैं कि जनाब बुशरा बीबी सियासत में आ रही है, और वो उसकी मिसालें दे रहे हैं। नुसरत भुट्टो साहिबा की तरह कोई मिसाल दे रहा है, फातिमा जिन्नाह की तरह कोई मिसाल दे रहा है, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की तरह कोई मिसाल दे रहा है, उनकी मरियम नवाज़ और कुलसुम नवाज़ साहिबा की तरह। तो क्या इसमें हकाइक हैं और क्या मामलात हैं, ज़रा इसको देखते हैं। जब PTI के लोग ये कह रहे हैं, मैं आपको बड़ी खबर दूंगा, ज़रा सा एक बड़ी खबर दूंगा आपको, ये खबर किसी के पास नहीं होगी, ये खबर दूंगा।
पीटीआई के लोग ये कह रहे हैं कि जनाब बिल्कुल बुशरा बीबी एक्टिव हो गई है और वो इस वक्त इमरान खान की जो उनका मौक़िफ़ है कि जनी वैसे पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं हुई है, लेकिन वो इमरान खान की रिहाई के लिए मुहिम चला रही है, जैसे नुसरत भुट्टो ने भुट्टो के लिए चलाई, जिस तरीके से कुलसुम नवाज साहिबा ने चलाई, वैसे वो घरेलू खातून है और वो उसके लिए चला रही है, तो उसका सियासत से ताल्लुक़ नहीं है। देखिए, मेरी इतलात ये हैं कि ये जो किचन पॉलिटिक्स थी ना, किचन पॉलिटिक्स का मतलब आप समझ रहे हैं, ये इस वक्त सास बहू की कहानी, घर घर की कहानी थी। जो अलीमा साहिबा और बुशरा बेगम साहिबा के दरमियान ताल्लुकात का मामला है, ये अब आपको पार्टी के अंदर भी नज़र आ रहा है। बुशरा बेगम ने पंजाब से जिन जिन लोगों को बुलाया और वहाँ पर जाकर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बुलाया है, उसमें वो वाला ग्रुप नहीं बुलाया गया है जो कि अलीमा साहिबा के करीब है, यानी इमरान खान की बहन के करीब है। और अलीमा खान साहिबा ने ही अनाउंसमेंट किया था, उसके बाद अब बुशरा बेगम साहिबा वहाँ पर ज़्यादा कंट्रोल पोजीशन में आ रही है। क्या सास और नंद की कहानी के अंदर मामला जो बहू और नंद की कहानी के दरमियान ये मामला ज़्यादा ख़राब होगा और क्या बुशरा बेगम इस सारे मामले को संभाल सकेगी? तो मैं कुछ बातें अर्ज़ करना चाहूँगा। सबसे पहली बात, जो लोग ये कह रहे हैं कि बुशरा बेगम साहब सियासत में अब इन हुई है, वो झूठ बोल रहे हैं। मैं बल्कि इसके लिए सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, बकवास कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जब इमरान खान साहब का इक़्तिदार शुरू हुआ था तो उसमें जो कुछ भी मामलात थे उसमें बुशरा बेगम साहिबा का बड़ा किरदार हुआ करता था, और जो लोग ये समझते हैं कि उनका उस वक्त किरदार नहीं था, वो झूठ बोलते हैं। बहुत सारे सियासतदान सिर्फ सियासतदान इसीलिए बने और इमरान खान के ज़माने में वो फ़ायदे हासिल करने में कामयाब हुए क्योंकि वो बुशरा बेगम के बहुत करीब थे और बुशरा बेगम का ग्रुप बहुत ज़्यादा मजबूत था। बुशरा बेगम का उस ज़माने के अंदर मीडिया पर कंट्रोल वो बराह रास्त करती थी, और मैं इस बात का ऐनी गवाह और शाहिद हूँ कि किस तरीके से मीडिया को इंस्ट्रक्शंस उनकी तरफ से बराह रास्त आती थी और किस तरीके से वो कंट्रोल करती थी। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि बुशरा बेगम साहिबा का कोई तजर्बा नहीं है और सियासत का इस हवाले से कोई मामला नहीं, ऐसा नहीं है। और ये बात तो सबको पता है कि इमरान खान हर बात के मशवरा उन्हीं से क्या करते थे और फिर वही बताती थी कि जनाब अब ये कर लीजिए, ये कर लीजिए, ये कर लीजिए। तो उनका बड़ा अहम किरदार रहा है माजी के अंदर, और जो लोग ये तस्वुर कर रहे हैं कि उनका बिल्कुल नया कोई किरदार होगा, तो मैं नहीं समझता कैसा होगा। अलबत्ता एक बड़ा फ़र्क है कि बुशरा बेगम कभी कभार बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाती हैं और वो बहुत ही इंतहा पसंदाना फ़ैसलों पर चली जाती है। सियासत में हर वक्त कोई इंतहा पसंदाना फ़ैसला नहीं होता। बहुत सारे लोग आपसे किसी बात पर नाराज़ होते हैं, कोई आपको रिजेक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन आपको उस वक्त अपना स्टैमिना रखना होता है, आप बात को दूररस आपको चीज़ें देखनी होती है, और जब आप दूररस चीज़ें देखने में कामयाब हो जाते हैं तभी आपको सियासत में बहुत सारी चीज़ों में तहम्मुल करना पड़ता है, बहुत सारे लोगों को अपने इख्तलाफात के बावजूद भी साथ चलाना पड़ता है। लेकिन बुशरा बेगम का अब तक का जो सियासत का रवैया रहा है, जो मैंने देखा है या जो मैंने सुना है या जो जिसका मैं कुछ चीज़ों का गवाह हूँ, उसमें यह है कि वो इंतहा पसंदाना रवैया ले लेती है। या तो ब्लैक है या वाइट है, ग्रे नाम की कोई चीज़ नहीं होती, और सियासत में हमेशा ग्रे का रास्ता रखा जाता है, यानी कि ना ब्लैक ना वाइट बल्कि दरमियान का एक रास्ता आप रखें जिसे आप ग्रे कहते हैं। एक बड़ा लॉजिकली टर्म ये इस्तेमाल होती है, और बुशरा बेगम को ज़ाहिर है उस हवाले से उस लॉजिक को ही अपनाना पड़ेगा कि जनाब अब जो पीटीआई का एक ग्रुप है, ये बातें भी सामने आ रही कि पीटीआई का एक ग्रुप ये मना कर रहा है कि जनाब आप यहाँ से लोगों को ना लेकर जाएं। इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, इमरान खान की खामोशी इस वक्त उनको आगे सियासत में जन्म दे सकती है। जो नवाज शरीफ की पॉलिसी रही कि जनाब वो खामोश रहे और उनकी खामोशी की वजह से जो है वो बाद में उनके मामलात हल होना शुरू हुए, तो उस पॉलिसी को रखे और इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट से बराह रास्त तसादुम कोई बेहतर नतीजा नहीं निकाल सकेगा। और जबकि बुशरा बेगम इस वक्त कह रही है कि जनाब नहीं, हमें निकलना चाहिए, और कहा जा रहा है कि जो 24 तारीख की का वक्त दिया गया है वो भी बुशरा बेगम साहिबा की तरफ से ही इमरान खान साहब को दिया गया है कि जनाब 24 तारीख का वक्त रखें, और इसीलिए ये सारे मामलात गर्माहट का शिकार हो रहे हैं। मेरा ज़ाती मामला ये है, मैं जो ख़बर आपको दे सकता हूँ वो ये कि ये तहरीक इंसाफ के लिए वक्त अच्छा नहीं है। तहरीक इंसाफ को जब बुरा वक्त चल रहा हो ना, तो इंसान को कोशिश ये करनी चाहिए कि जनाब कोई साया ले ले, ज़्यादा धूप हो तो साया ले ले, अपने आप को आजमाने की कोशिश ना करे। ज़ाहिर आपकी ताकत उस वक्त इतनी होती है नहीं होती, और जब ज़ाहिर क़यादत नहीं आई होती है, नए क़यादत नए फैसले करती है, तो आपको मसाइल होते हैं। बहरहाल उनकी अपनी मर्ज़ी है, उनकी अपनी सियासत है। हम सिर्फ ये देख सकते हैं कि आगे होने वाला क्या है, और आगे होने वाले में अगर इमरान खान का रास्ता थोड़ा तेज़ हो रहा था तो वो थोड़ा स्लो हो जाएगा। अगर ये तस्वुर किया जा रहा है कि ट्रंप आ गया है, अब हम इस सारे मामलात को हल कर सकते हैं, अमेरिका का सदर सड़ा यार है, तो सड़ा यार कोई नहीं होता भाई। जिस तरह मैंने आपको कहा ना कि वो प्रोग्राम के इब्तिदा में मैंने आपसे कहा कि वो इंसान कब भेड़िया बन जाता है और भेड़िया कब इंसान हो जाता है, इसका आपको नहीं पता। ट्रंप अमेरिका इस बारे में सबसे ज़्यादा मशहूर है, जो सबसे ज़्यादा इंसानियत का लिबास ओढ़े हुए होता है और जो कहता है कि जमहूरियत ही होनी चाहिए, इंसानी हुकूक होने चाहिए, और उसके अंदर का भेड़िया वो है कि आज तक जितनी भी जंगें हुई हैं
ख़ास तौर पर पहली जंग अज़ीम के बाद से लेकर अब तक जितनी भी प्रॉक्सीज़ वॉर्स हुई हैं, जितनी भी जंग हुई हैं, उस सब के अंदर अमेरिका का बराह रास्त हाथ है। और उसने इस इंसानियत को इस पिछले 150 साल के अंदर जितना तहस, बल्कि 100 साल के अंदर जितना तहस नहस किया है, उसकी मिसालें आपको माजी के अंदर नहीं मिलेगी। जो कुछ भी फ़लस्तीन से लेकर जो कुछ भी हुआ उसमें अमेरिका का हाथ है। तो वो इंसान नुमा भेड़िया है कि वो दिखता आपको वही नज़र आएगा कि वो बुनियादी इंसानी हुकूक की बात कर रहा होगा, लेकिन पसे पर्दा उसके अंदर का भेड़िया उसे सब लोगों को तहस नहस कर देगा और वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा। तो यही सिलसिला होगा। और अगर इस सूरत हाल में समझाता है कि इमरान खान साहब को कोई प्रायोरिटी मिलेगी और वो वहाँ से एक मैसेज करेगा और ये हो जाएगा, अभी हम किसी भी जगह पर मौजूद नहीं है पाकिस्तान की। और ख़ुद अभी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी बड़ी बात कही अभी कि जनाब अभी हम अमेरिका की अच्छी लिस्ट में मौजूद नहीं है। तो अगर अच्छी लिस्ट में मौजूद नहीं है तो क्या वो इमरान खान को लाएगा और कहेगा कि जनाब अब अच्छी लिस्ट में हो जाएगा? ऐसा नहीं हो सकेगा। हाँ, ख़याली दुनिया में आप रहना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, आप जो चाहें आप कीजिए। चलिए, जिक्र वैसे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का चल पड़ा तो मैं ये बताता चलूँ कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने एक बार फिर वही सिंध कार्ड खेलने की कोशिश की है। एक बड़ा मसला यह है कि इन जमातों का कि ये इलाकाई सियासत में फ़ौरन इन्वॉल्व हो जाते हैं। जिस तरह नवाज शरीफ साहब पंजाब कार्ड खेलना शुरू हो जाएंगे, तहरीक इंसाफ जो है KPK का कार्ड खेलना शुरू हो जाएगी और कहेगी कि जनाब 1971 वाले हालात हो जाएंगे। वो ख़ुद को जो है वो मुजीबुर रहमान बनाने की कोशिश कर देंगे, शेख मुजीब बनाने की कोशिश कर देंगे कि जनाब हम ये बन गए। इसी तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जब कभी भी ताल्लुकात ख़राब होते हैं, कुछ डील करना होता है, तो वो सिंध कार्ड फौरी तौर पे खेल लेती है। जब उन्हें इख्तलाफात करने थे उन्होंने कहा जनाब देखिए सैलाब के मुतासरीन के लिए आपने कुछ नहीं किया, और फिर उन्होंने डील की, एक मुज़ाकरात हुए, बातचीत हुई और कहा वी आर फ्रेंड्स, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। इसी तरीके से अब वो ये कह रहे कि जनाब ये 6 कैनाल्स बन गई और सिंध देही के लोग जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर या जजेस में नहीं है, ये ठीक नहीं है। सिंध कार्ड है। दर हकीकत जिस ज़माने में वो कह रहे कि मैं 26वीं तरमीम में मसरूफ़ था, झूठ बात है। वो 26वीं तरमीम में मसरूफ़ थे, उसी वक्त सिंध के अंदर ये 6 कैनाल्स के हवाले से मुजाहरे चल रहे थे और हमने इस पर प्रोग्राम भी किया था कि जनाब ये सही नहीं हो रहा है और ये ठीक अमल नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है अब वक्त है उनका सिंध कार्ड खेलने का, तो वो खेलेंगे, वो कहेंगे जनाब यहाँ पर देही सिंध के लोग नहीं हैं। अब वो खेलेंगे, फिर डायलॉग्स होंगे। अगर कोई ये समझ रहा है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी कह देंगे जनाब मैंने शहबाज शरीफ साहब की हिमायत ख़त्म कर दी है, ले आइए तहरीक अदम एतमाद और गिरा दीजिए हुकूमत, वक्त ही नहीं है। क्योंकि मैंने आपको जब पहले कहा कि अगर ये हुकूमत बनेगी भी अगली, तो सारे वो अगर बनानी है आपको तो तहरीक इंसाफ के किसी धड़े के साथ बिलावल भुट्टो बना सकते हैं। और पाकिस्तान की मुक़्तदरा इस वक्त ये बिल्कुल नहीं चाहेगी, जबकि इमरान खान इस वक्त बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट तसादुम की रास्ते पर है। तो कैसे मुमकिन है? अगली खबर की तरफ आते हैं। खबरें बहुत सारी हैं, इसलिए एक साथ बहुत सारी खबरों को देना शुरू करते हैं। प्रोग्राम के इब्तदाइये में मैंने कहा था कि जनाब चौधरी साहब जो हैं वो चौधरी का अल्ताफ़ हुसैन, मतलब एक बड़ी अजीब सी बात है ना, लेकिन आपको मैं ज़रा बताता हूँ। पिछले दिनों अल्ताफ़ हुसैन साहब ने इस बात का अनाउंसमेंट किया कि जनाब वो इमरान खान की हिमायत कर रहे हैं और वो जो धरना दे रहे हैं या जो कुछ भी मार्च कर रहे हैं इस्लामाबाद की, वो उस पर हिमायत कर रहे हैं। अच्छा, 9 मई के बाद से लेकर अगर आप देखें तो इमरान खान, बल्कि उससे पहले से, जब से इमरान खान की गवर्नमेंट गई है उसके बाद से लेकर अगर अल्ताफ़ हुसैन साहब की सियासत को आप देखें तो वो अब कराची की या जो उनकी टिपिकल सियासत थी उससे हट कर अब वो ज़्यादातर फोकस्ड हो गए हैं इमरान खान के हवाले से। तो अगर जावेद चौधरी साहब ने अपना प्रोग्राम किया उसमें उन्होंने कहा कि जनाब अल्ताफ़ हुसैन साहब ने उनकी हिमायत कर दी है, तो अब पहले ये जुमला ले लीजिए, फिर जावेद चौधरी ने आगे क्या कहा उस पर मैं बाद में बात करता हूँ। तो उनको शायद ये इल्म में नहीं था कि वो तो मुसलसल पिछले 1.5-2 साल से सिलसिला चलता हुआ आ रहा है। और पिछले दिनों मेरे ख्याल से शायद अल्ताफ़ हुसैन साहब की कोई ऑडियो भी लीक हुई थी जिसमें वो कह रहे थे कि ये मैं बाद में बताऊंगा कि जनाब या ये एक मेरे पास है कि मैं इनकी हिमायत क्यों कर रहा हूँ। खैर अब देखते हैं आगे चलकर वो क्या बताते हैं। मगर चौधरी जो है आपके जावेद चौधरी साहब ने ये कहा है कि जनाब वाला अल्ताफ़ हुसैन साहब जो है वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट और एंटी स्टेट हैं, यानी कि वो रियासत के मुखालिफ हैं और वो रियासत के ख़िलाफ़ हैं। अब जब वो रियासत के मुखालिफ हैं और रियासत के ख़िलाफ़ हैं, ये जावेद चौधरी के अल्फाज है, तो इमरान खान को एक प्रेस रिलीज़ जारी करनी चाहिए कि जनाब मेरा अल्ताफ़ हुसैन साहब से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मतलब, और उन्हें उससे आइसोलेशन में रहना चाहिए। अच्छा, जावेद चौधरी साहब को अक्सर में, और उन्होंने कहा कि कल कला अब ये हो जाए कि BLA कह दे कि जनाब हम अपने असले वसले के साथ आ रहे हैं और हम इमरान खान के हिमायती हैं, फिर TTP आ जाए और वो कहे कि जनाब हम बारूद लेकर आ रहे हैं और हम जो है वो इसके हिमायती हैं। तो इमरान खान को ये सिलसिला उन तमाम जमातों के साथ जिनको पाकिस्तान के अंदर ये करार दिया गया है कि जनाब ये सबको इजाज़त नहीं है, उन सब को पर पाबंदी आयद हो जानी चाहिए।
और इमरान खान को ख़ुद से ही अनाउंसमेंट कर देना चाहिए कि जी मेरा इन सब से कोई ताल्लुक़ नहीं है और मैं इन सब से अलग हूँ। अच्छा, यहाँ 2-3 बड़े अहम सवाल आते हैं। अच्छा, अल्ताफ़ हुसैन साहब की क्योंकि एक सियासत रही है और वो सियासत करते हैं, ज़ाहिर है वो कभी आपने देखा होगा कि जरदारी साहब के बड़े करीब रहे, जरदारी साहब की हिमायत करते रहे, जिस ज़माने में जरदारी साहब तो कोई हिमायत नहीं कर रहा था, नवाज शरीफ साहब की हिमायत करते रहे, तो वो उनका एक अपना एक सियासत का अंदाज़ है। तो वो कभी नवाज शरीफ साहब, उन्होंने उस ज़माने में अकबर बुगटी साहब की भी एक ज़माने में हिमायत कर दी थी। तो अभी उनकी एक पॉलिटिक्स का तरीका है। जहाँ तक ये बात है कि एंटी स्टेट या एंटी एस्टैब्लिशमेंट, सही है, ये 2 बातें हुआ है कि जो मैं हमेशा ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी सियासतदान हैं, चाहे वो पाकिस्तान जुल्फ़िकार अली भुट्टो हो, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा हो, नवाज़ शरीफ हो, नवाबज़ादा नसरुल्लाह हो, बुगटी हो, जितने भी लोग हैं, अल्ताफ़ हुसैन साहब हो, ये जितने भी लोग हैं, ख़ुद इस वक्त MQ के जितने लोग मौजूद हैं, वो सब हो, इन सब को कभी ना कभी एक ऐसा वक्त आता है कि इनको रॉ का एजेंट, स्टेट का एजेंट करार दे दिया जाता है। फिर बाद में वक्त घूमता है और फिर बाद में इन्हीं को ही साथ बिठा लिया जाता है। आज इमरान नवाज शरीफ साहब को ये कहते थे ये मोदी का यार है, ख़ुद बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी तकरीरों में कहते थे कि इनके घर पर आता है। फिर बाकी जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो भी कहा करते थे, आज वो इतने ताकतवर शख्स पाकिस्तान के अंदर तस्वूर किए जाते हैं। तो यहाँ पर कोई मसला नहीं होता है कि ये जिसे आप चौधरी साहब से मैं कह रहा हूँ कि ये जिसको हम कहते हैं ना कि एंटी स्टेट या एंटी एस्टैब्लिशमेंट, यहाँ कुछ कोई भरोसा नहीं होता। आप जिसकी आज हिमायत कर रहे होते हैं, कल उसकी मुखालफत करनी पड़ती है। 90s के दौर के अंदर अल्ताफ़ हुसैन साहब के मुतालिक ये कहा जाता था कि जिनापुर ये वो मलाका करना, और मुझे अच्छी तरीके से याद है कि उस वक्त मैं सहाफ़त करता था, भाई उन पर पाबंदी थी। बाद में 2001 का वक्त आता है, वो परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत में शामिल होते हैं, तो फिर उनका प्रोटोकॉल ही कुछ और हो जाता है। उस ज़माने में हमें ये कहा जाता था कि जनाब इनकी खबर नहीं रुकनी चाहिए। अच्छा, हम कहते भाई वो हमारे बहुत सारे एतराज़ात होते, तो कहते नहीं इनकी खबर नहीं रुकनी चाहिए, और वो खबर चलवाई जाती थी। तो खैर मैं एक बात कह रहा हूँ, तो मैं चौधरी साहब से भी इख्तलाफ कर रहा हूँ कि हम किसी को भी अगर ये रॉ इस्टेब्लिशमेंट ये कुछ भी करार अगर देते हैं, तो मुझे हमेशा डर ये लगता है कि यार आज तो आप ये बयानियाँ दे रहे हैं, कल अगर बयानियाँ बदल जाता है तो हम खुद सर पकड़ कर बैठते हैं कि जनाब अब क्या करना है, किस तरीके से करना है, कैसे करना है। अब आए तीसरा मसले पर, क्या इमरान खान साहब ऐसा कोई ख़त लिखेंगे? नहीं जी, मेरा इनका ताल्लुक़ है, नहीं जी। इमरान खान साहब इस वक्त वो लोग कि जो कि बल्कि पाकिस्तान के जो मुक़्तदरा हल्के हैं, पाकिस्तान के चीफ़ जस्टिस हों, पाकिस्तान की फ़ौज के आला अहदेदारान हों, पाकिस्तान के बड़े सियासतदान हों, जो कोई भी इख्तलाफ करता है उनको तहरीक इंसाफ जो रवैया अपनाती है वो आप सबके सामने मौजूद है। तो तहरीक इमरान खान ने आज तक कभी उनकी मजम्मत नहीं की। मदीना मुनव्वरा के अंदर वाक़या पेश आता है, उसकी मजम्मत नहीं की। और तो फिर इस सूरत हाल में वो अल्ताफ़ हुसैन साहब से क्या ये लेटर लिख सकते हैं कि जनाब मेरा इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं? ये भी मुमकिन नज़र नहीं आता। तो वो तो इस बात को इंजॉय करते हैं। तो ये 3 नुक्ते थे कि जो उसमें था। अगली खबर, आखिरी खबर एक रह गई है, आफाक अहमद साहब के मुतालिक एक खबर आई है कि आफाक अहमद साहब जो है वो इस वक्त ज़ाहिर है वो महाजिर सियासत कर रहे हैं। तो आफाक अहमद साहब के मुतालिक एक खबर आई है कि वो दोबारा से अपने पूरी पार्टी को उन्होंने मुनज़्ज़म करना तेज़ी के साथ शुरू कर दिया है, और उन्होंने अब बड़ी तेज़ी के साथ ख़ास तौर पर जिन इलाकों के अंदर उनका असर रसूख है और सेंट्रल के अंदर उन्होंने नौजवानों का एक मीटिंग शुरू कर दी है, नौजवानों का एक बड़ा ग्रुप तश्कील देने की तरफ वो जा रहे हैं। तो आइंदा दिनों के अंदर उस हवाले से भी कुछ खबरें जनरेट होगी कि उसका क्या सिलसिला करते हैं, वो किस तरीके से करते हैं। तो ये खबर एक यहाँ पर भी आती है। अब ये हो गई अब तक की खबरें, बड़ी बड़ी खबरें हो गई। मेरे ख्याल से मेरे पास 5-6 खबरें और भी हैं, लेकिन घड़ी मुझे ये बता रही है कि बस अब यहाँ रुक जाना चाहिए, और मैं यहाँ रुक जाता हूँ। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अनीस मंसूरी को अभी के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।